नमस्कार। आज की हमारी क्लास में हम एक ऐसी घटना पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के अंदर लगातार उठती जा रही है। क्यों हमारे देश के अंदर जो किसान हैं वो बार बार आंदोलन करने पे मजबूर हो रहे हैं। हमारे देश में निरंतर हर साल कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ उठती है कि हमारे जो फसलें हैं उनको एमएसपी नहीं मिल पा रही है। क्या वजह रही है? हाल ही में 2-3 दिन पहले 27 अक्टूबर 2025 को हमारे देश के अंदर अचानक से महाराष्ट्र में सीएम आवास को घेरने की तैयारियां हो गई थी। बॉर्डर पे पुलिस के द्वारा किसानों को रोक लिया गया। वो किसान हजारों की संख्या में थे। वो किसान ट्रैक्टरों के साथ थे, बुलडोजर के साथ थे, बाइक पे थे, पैदल थे। जिस तरह वो आ सकते थे वो आए। ये जो आंदोलन हुआ, ये आंदोलन काफ़ी अच्छी तरीके से बिना हिंसा के चुपचाप शांति से वो आए। पुलिस ने रोका, वो रुक गए और उन्होंने कहा कि सरकार ने जो हमसे वादा किया है वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। आप सभी को पता है कि हर एक देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई या किसी वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। भारत के अंदर भी होता रहता है। या तो बारिश आ जाती है या सूखा पड़ जाता है। अक्टूबर और सितंबर के अंदर महाराष्ट्र में लगभग 29 जिलों के अंदर काफ़ी शानदार और काफ़ी जोरदार तरीके से बारिश हुई, बाढ़ आ गई। इसके कारण लाखों किसानों के खेतों में जो फसलें थी वो फसलें बह गई या बर्बाद हो गई। इस बर्बादी के लिए सरकार के द्वारा जो बीमा किया जाता है, लेकिन किसानों ने ये कहा कि सरकार जो मुआवजा हमको दे रही है या जितना हमको मिल रहा है, जितना सरकार हमको देना चाहती है, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, किसानों ने यह भी कहा कि सरकार को जिस वक्त ये चीज़ें देनी थी वो नहीं दे पाई। आज की हमारी ये क्लास उन्हीं किसानों के लिए है। सिर्फ वो किसान नहीं, हम आंकड़ों की बात करेंगे महाराष्ट्र के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये हर एक जिले में, हर एक राज्य में स्थिति बनी हुई है। आपको हर एक पहलू से जोड़ा जाए, आपको ये समझाया जाए कि इस देश के अंदर आज़ादी से लगाकर आज दिन तक किसानों की स्थिति ही खराब क्यों रहती है। जबकि हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, जो हमारा जो प्राथमिक जो प्राइमरी सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र हमारा है, इसकी बदौलत हम विनिर्माण भी करते हैं, तो सेवा क्षेत्र में भी इसी के द्वारा ही योगदान दिया जाता है। हमारे देश में 46% से ज़्यादा रोजगार सिर्फ कृषि क्षेत्र अवेलेबल कराता है। तो फिर ये क्यों असंगठित क्षेत्रों में शामिल है? क्यों इसके अंदर मिलने वाली जो पूंजी है, जो आय है किसानों को मिलने वाली, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे खेतों में काम करने वाले जिनके पास जमीनें नहीं होती है वो लोग हों, चाहे श्रमिक हो, क्यों ये लोग असंगठित क्षेत्र से आज भी जुड़े हुए हैं जबकि हमको आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं? क्या साहूकारों से लोन आज भी लेना पड़ता है इन किसानों को? क्या बैंक सिर्फ किसानों से लूट रहे हैं पैसे? जो सीएम है वहाँ के, उन्होंने ये बात कही कि हमने किसानों की कर्ज माफ़ी की, हमने पैसे बैंक को जितना कर्ज था उनको दिया, लेकिन बैंक ने वापस किसानों को कर्ज ही नहीं दिया। इससे किसानों की जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी रह गई। ये सीएम का बयान है। तो क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं किसानों के हक के लिए सही से काम नहीं कर पा रही है? काफ़ी सारे सवाल उठते हैं और सवाल तो अब उठेंगे जब हम इस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्यों ये आंदोलन हुआ, किस लिए हुआ और क्या मांगे थी, और क्या जो किसानों की मांगे थी वो पूरे देश की मांगे हैं या सिर्फ महाराष्ट्र की है। इस आंदोलन को नाम दिया गया महा अलगार मोर्चा। ये जो आंदोलन हुआ ये अमरावती के चांदरू बाजार से शुरुआत हुई। 27 तारीख की ये बात है। पूर्व विधायक हैं और किसान नेता है, बच्चू कडू उनका नाम है। उनके नेतृत्व में ये सारा जो सिस्टम था ये सेट किया गया। इसके बाद ये किसान आगे बढ़ते हैं और नागपुर में ये लोग पहुंचते हैं। नागपुर वर्धा से होते हुए नागपुर पहुंचते हैं ये, और नागपुर में इनको पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है और वहीं पे लगभग 30 किलोमीटर का ये जाम लगाते हैं। शांति से सब कुछ हुआ। ये सरकार के लिए चेतावनी थी कि सरकार किसानों से जो वादा किया है वो वादे मान ले। क्यों करना पड़ा, क्या वादे थे? सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो है, लंबे समय की समस्याएं भी इसमें शामिल की गई और वर्तमान में जो बारिश हुई और सितंबर और अक्टूबर की जो हमने बात की इसको भी इसमें शामिल किया गया। इसके अंदर संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही गई। किसानों के द्वारा मांग की गई कि हमारी संपूर्ण कर्ज माफी की जाए।
लगभग 2,63,000 करोड़ का कर्ज है महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर। किसानों ने कहा कि हमारा ये कर्ज पूरी तरीके से माफ किया जाए। पहली मांग किसानों की ये रही। किसानों की दूसरी मांग थी मुआवजा दिया जाए, जो भी फसलें बर्बाद हुई उनका मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग किसानों की ये थी, ध्यान रखना, 68 लाख हेक्टेयर किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं। और जो कर्ज माफी की हमने बात की, आत्महत्या जो महाराष्ट्र के अंदर हो रही है उसका आंकड़ा काफी डरावना है। हर 2.5 घंटे के अंदर वहां पे एक किसान आत्महत्या करता है। हर रोज ये होता है। लगभग 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली है सिर्फ जनवरी से लगाकर मार्च तक के 3-4 महीनों के अंदर। ये सरकारी रिपोर्ट है। तो ये जब सारी चीजें हमारे सामने आती है, निकल के आती है, तब ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि सिर्फ किसान ही क्यों, और सिर्फ प्राथमिक सेक्टर के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि 46% मतलब कि भारत का आधा रोजगार ये क्षेत्र अवेलेबल करा रहा है। अगर इस क्षेत्र के अंदर से रोजगार देना बंद कर दिया जाए तो जो 50% लोग हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तो फिर जब सरकार को ये डर ही नहीं है क्या कि इन किसानों की स्थिति खराब होने से उन 46% लोगों की स्थितियां भी खराब हो रही है इस देश में। सबसे बड़ा मुद्दा होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो जो भी मीटिंगें हुई है अब से पहले और जो भी समितियां बनी है, कमेटियां जो भी बनी है, उनमें तो साफ ये बात कह चुके हैं कि एमएसपी किसानों के लिए जरूरी है और किसानों को एमएसपी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना किसानों का जो दोहन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो किसानों को एमएसपी देना तो सरकार का सबसे बड़ा धर्म होगा। किसानों की एक मांग ये भी रही कि जो रिकॉर्ड के अंदर है उस बोझ को हटाने के लिए किसानों ने कहा कि जो दिव्यांगजन है उनको 6,000 माह मुआवजा दिया जाए सरकार के द्वारा। आगे हम देखते हैं कि जो किसान हैं उनके ऊपर जो आर्थिक संकट आता है वो कैसे है और क्या कारण है। तो सबसे पहले सितंबर अक्टूबर के अंदर जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई, बर्बाद होने के बाद सरकार ने वादा किया कि हम 32,000 करोड़ रुपए आपको मुआवजा राशि देंगे। दिवाली तक का वादा था, सरकार को देने थे, सरकार ने नहीं दिए। उसके कारण जो आत्महत्या थी उनकी संख्या काफी बढ़ गई। आत्महत्या पहले भी काफी हो रही थी और मुआवजा राशि नहीं दी तो किसानों के बीच में माहौल गर्मा गया। जब दिवाली तक ये मुआवजा राशि नहीं दी गई, उससे पहले की स्थिति हम आपको बताते हैं कि क्या है। 2023 के अंदर 2,851 किसान आत्महत्या कर चुके हैं एक ही साल के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र में। 2024 के अंदर 2,635 किसानों ने आत्महत्या की 2024 में। 2025 के अंदर 767 किसानों ने आत्महत्या की और वो अभी 3-4 महीनों की बात है, जनवरी से लगाकर मार्च तक का डेटा है। इतनी आत्महत्याएं अगर हम दिन में बताना चाहें तो हर रोज कम से कम 8 या 9 किसान आत्महत्या करते हैं सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बात करें घंटों को लेकर तो हर 2.5 घंटे के अंदर एक किसान आत्महत्या करता है महाराष्ट्र के अंदर। ऐसी बदतर स्थिति किसानों की हो रही है। अब मुझे आप बताइए, क्या ये जो कर्जा माफी है ये किसानों के लिए एक आसान तरीका है कर्ज से निपटने के लिए? सरकार कर्ज माफी नहीं करती है तो किसान फांसी लगा लेगा, इससे उसकी कर्ज माफी हो जाएगी। क्या ये एक आसान तरीका है या फिर ये आखिरी रास्ता है किसानों के लिए कि अब हमारे पास ना तो कोई संसाधन बचे हैं, ना हमारे पास ऐसी कोई चीजें हैं जहां से हम पैसे कमा सकें, ना हम बैंक के पास जा सकते हैं कि हमारा कर्जा माफ करे या हमको कोई छूट दे। कोई और रास्ता नहीं निकाला जा सकता है? क्या यह आखिरी रास्ता है किसानों के लिए कि उनका कर्ज माफ नहीं हो रहा है इसलिए वो आत्महत्याएं कर रहे हैं? यहाँ पे बात आती है कि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए अगर उनको ईमानदारी से पूरा नहीं कर सकते हैं तो ये वादे क्यों किए गए? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि वादे क्यों किए गए। चुनाव के अंदर किसानों से संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया गया, बाद में अगर किन्हीं लोगों के द्वारा ये कहा जाए कि कर्ज माफ करने से किसानों की स्थिति और बिगड़ेगी, वो कर्ज माफी के आदी हो जाएंगे, सारी चीजें ठीक है, उनसे वादा ही क्यों किया गया कि आपकी कर्ज माफी हम करेंगे? महाराष्ट्र में किसानों से वादा किया गया कि एमएसपी पे फसलें खरीदी जाएगी प्लस 20% सब्सिडी भी दी जाएगी। किसानों का कहना है कि ना तो फसलें खरीदी जा रही है ना उन पे सब्सिडी दी जा रही है।
सच्चाई क्या है आज की हमारी मीडिया हमको बताना ही नहीं चाहती। मेरी बातें हो सकता है गलत हो, झूठ हो, लेकिन मीडिया ये तो बताए कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे हैं, हुए हैं या नहीं हुए हैं। ना हमारे देश में जनगणना हो रही है, ना हम सही से जो प्रति व्यक्ति आय है हम उसका पता लगा पा रहे हैं, ना हमारे देश में जो हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार की स्थिति है उसका जायजा लिया जा रहा है। हम जीडीपी का मापन कर लेते हैं बस, और उसके आधार पे कह देते हैं कि हमारे देश की जीडीपी इतनी बढ़ रही है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि जीडीपी के अंदर किसी प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया जाता है हर एक व्यक्ति की। उसमें चाहे एक व्यक्ति लाखों कमा रहा हो, दूसरा व्यक्ति हजारों में कमा रहा हो, जीडीपी दोनों की बराबर निकाली जाएगी, दोनों का हिस्सा मिला के जीडीपी निकाल दी जाएगी। तो इस तरह जीडीपी को मापा जा रहा है हमारे देश के अंदर। उस देश में हम किसानों की स्थिति का जो वर्णन है वो किस प्रकार करेंगे? जाति जनगणना या जो जो भी जनगणना हमारे देश में है वो लगातार निरंतर नहीं हो रही है, वो समय के साथ नहीं हो पा रही है। एक सबसे बड़ी विफलता हमारी ये भी है। कितने बड़े महापुरुष थे, सभी जानते हैं। ज्योतिबा फुले कौन है, शिवाजी महाराज कौन है, वो इन्हीं के नाम से योजनाएं निकाली गई कर्ज माफी को लेकर, किसानों को लेकर। ठीक है, कर्ज का जो भारी बोझ था उसको लेकर 2,63,203 करोड़ का कर्ज है, किसानों ने बैंकों से लिया है, साहूकारों से लिया है। जो बैंक से नहीं ले पाते हैं तो साहूकारों से लेते हैं। इन योजनाओं के द्वारा पूरी तरह विफल रही है योजनाएं, और ये जमीन पे नहीं उतर पाई। कहा जाता है कि जो इनका पोर्टल था, ऑनलाइन पोर्टल, जब उसमें डाटा ट्रांसफर किया गया तो वहां पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो गया था। आगे जब हम बात करते हैं एक आर्थिक संकट की, हम और बात करते हैं, वो आपको यह सोचने पे मजबूर कर देगा कि इतनी भयावह स्थिति किसानों की हो सकती है क्या। जनवरी मार्च तक 2025 में 767 किसान आत्महत्या करते हैं। 8 से 9 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। ये राज्य पुनर्वास मंत्री के आंकड़े हैं। जनवरी मई, ठीक है, जनवरी से मई तक 2024 के अंदर 1046 किसानों ने आत्महत्या की थी। लगभग 209 हर महीना आत्महत्या कर रहे थे, मतलब 7 किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे थे। ये आंकड़ा 2024 में बढ़ता है, 9 किसान पर डे हो जाते हैं। अमरावती में लगभग 143 किसानों ने आत्महत्या की है, अमरावती के अंदर। और यवतमाल में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। 2024 का यह आंकड़ा है। निरंतर अगर सही तरीके से ये गणनाएं की जाए तो यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। आप सभी को पता है सरकारी आंकड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं। जब ये किसान अपना मोर्चा लेके सीएम आवास तक पहुंचे और बॉर्डर पे पुलिस के द्वारा जब रोक लिया गया, तो NH-44 जो नागपुर को हैदराबाद से जोड़ने का काम करता है, लगभग 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के पास ट्रैक्टर थे, बुलडोजर थे, तो जाम लग गया। इस जाम के लिए किसानों को हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया कि 6 बजे तक इसको हटा लिया जाए। किसानों ने मान ली बात कि हम हटा लेंगे। सरकार के कुछ मंत्रियों ने बात भी की, तो किसानों ने कहा कि हम बातचीत करेंगे, अगर बातचीत में कोई समाधान नहीं निकलता है तो हम फिर से नागपुर आएंगे। लेकिन एक सवाल किसान नेता ने उठाया। वो सवाल ये था, उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ये नहीं देख पा रहा है कि हमारे किसान कितने सालों से परेशान है और आत्महत्याएं करते जा रहे हैं, हाई कोर्ट का उस पर डिसीजन नहीं आया। हाई कोर्ट ने मानवीय जो संकट है उसको लेकर कहा कि 6 घंटे के भीतर रास्ते खाली कर दिए जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट था, नागपुर जो खंडपीठ है, बेंच, उन्होंने फैसला दिया था। जायज सवाल है कि हाई कोर्ट सरकार के द्वारा वादे किए जा रहे हैं उन पे चर्चा क्यों नहीं करती है। किसानों को रास्ता खाली करने का जो फैसला दिया गया उससे उलट फैसला तो ये होता है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों का समाधान निकालने की कोशिश करे, क्योंकि आत्महत्याएं से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। और वो भी छोड़ो आत्महत्या, लेकिन एक किसान आत्महत्या करता है, लेकिन आप मान के चलिए ना, एक किसान मर रहा है तो हजारों किसान उसी स्थिति में जी रहे होंगे। ये भी तो एक सच्चाई है। तो हाई कोर्ट ये आदेश भी नहीं दे सकता है क्या कि उन किसानों का जायजा लिया जाए, एक कमेटी बनाई जाए कि हर एक महाराष्ट्र के अंदर हर एक किसान जो 29 जिलों के अंदर जो व्यवस्थाएं बनी उनमें जाए, हर घर का पता लगाया जाए कि वास्तविक है या नहीं है। उसके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और फिर हाई कोर्ट अपने पास मंगवाए और उस पर देखे कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या ऐसे फैसले नहीं लिए जा सकते हैं क्या?
माना कि सरकार को दबाव डाल के नहीं कहा जा सकता है कि आप ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन खुद के पास रिपोर्ट मंगवा कर देखा तो जा सकता है ना कि स्थितियां क्या है किसानों की। साल 2017 से 6.56 लाख किसान लगभग, इतने किसानों का कर्ज माफ बाकी था, करना था। वादे किए गए थे कि हम करेंगे, नहीं किए गए। वो किसान आज भी उलझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लाभ वो बैंक उठा रहे हैं और जब हम कर्ज माफी कर देते हैं तो किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होता है, किसानों की स्थिति वैसे ही बनी रहती है। मतलब मुख्यमंत्री ने ये माना है कि हम कर्ज माफी तो करेंगे लेकिन वो बैंक अपने यूज के लिए पैसे ले लेंगे। तो अच्छी बात है, उन्होंने कुछ तो कहा, लेकिन क्या और कोई रास्ते नहीं निकाले जा सकते हैं इनको लेकर? अब आपके हमारे सामने ये बातें हैं। किसानों को लेकर क्या आती है सरकार की तरफ से राय? सरकार को लेकर किसानों की तरफ से क्या राय आती है? क्या सरकार सहमति बना पाएगी किसानों के अंदर? 31 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो हम फिर से आएंगे नागपुर। लेकिन किसान बार बार आएंगे वहां पे, ये सरकार को शोभा देता है? क्या ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि किसान परेशान रहे हमेशा? आज़ादी से लगाकर अब तक, अब तो स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अब तो हमारे पास एआई भी है, अब तो हमारे पास नेट भी है, अब तो हर एक घर में मोबाइल भी है। एक सेकंड में पता किया जा सकता है किसकी स्थिति कैसी है। सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, हम इनका यूज़ कम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसानों को लेकर हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? पसंद आई हो तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।